इंडिया गठबंधन की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक होगी। शाम करीब 6 बजे ये बैठक होनी है। इंडिया गठबंधन की ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। चुनाव नतीजों के बाद आगे की रणनीति पर मंथन होगा। तो आपको बता दें कि आगे की रणनीति पर मंथन होगा। इंडिया का मंथन किस तरीके से अब आगे यहां पर इंडिया गठबंधन की रणनीति होगी ये देखना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये बैठक रखी गई है। शाम करीब 6 बजे का वो वक्त होगा जब ये बैठक तमाम नेताओं के साथ होगी। अब इस बैठक में आखिरकार क्या चर्चा होगी, इस पर बहुत ज्यादा लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये बैठक रखी गई है। शाम करीब 6 बजे इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनाव नतीजों के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो इंडिया गठबंधन की अहम बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम विपक्ष के नेता शामिल होंगे। बैठक में गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव नतीजों के बाद आगे की रणनीति पर मंथन होगा। तो आपको बता दें कि बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की रखी गई है और इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। सरकार गठन के लिए पूर्व सहयोगियों को लेकर भी चर्चा संभव है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका पर भी मंथन हो सकता है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन की बैठक है जिस पर तमाम अलग अलग यहां पर फैक्टर हैं जिन पर चर्चा होगी। शाम 6 बजे गठबंधन की ये बड़ी बैठक रखी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर ये बैठक होगी और जिसमें गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। चुनाव नतीजों के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सरकार गठन के लिए पूर्व सहयोगियों को लेकर भी चर्चा संभव है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जिस पर सभी की निगाहें हैं, इन पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन कौन शामिल होगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस बैठक का हिस्सा होंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके आवास पर यह बैठक हो रही है। इसके अलावा शरद पवार भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल होंगे। अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगे। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, चंपई सोरेन, डी राजा, ये तमाम बड़े विपक्ष के नेता, एम.के. स्टालिन इस बैठक में शामिल होंगे। दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम बड़े नेता हैं विपक्ष के, अलग अलग पार्टियों के, जो हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और इसके अलावा दूसरा नाम है चंद्रबाबू नायडू का। सरकार अगर इंडिया गठबंधन दावा पेश करने की सोच रहा है तो दो चेहरे जो इस वक्त महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। शरद पवार को इनकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने का फॉर्मूला हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इंडिया 234 सीटों पर इस वक्त काबिज है। जेडीयू 12 सीटें, जबकि टीडीपी के पास 16 सीटें हैं और जिसके बाद ये आंकड़ा 262 तक जा पहुंचता है। और इसीलिए ये फॉर्मूला अगर इंडिया गठबंधन का पेश होता है, इस पर मोहर लगती है, तो ये इस तरह की तस्वीर 262 वाली बन सकती है, जिसमें इंडिया गठबंधन की 234 सीटें, जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें। अगर ये दो बड़े नेता शामिल हो जाते हैं यहां पर इंडिया गठबंधन में, तो इस तरह की तस्वीर हम बनती हुई देख पाएंगे। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रमेश के पास, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंडिया गठबंधन की शाम 6 बजे की बैठक में क्या कुछ होना है। और दो फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है रमेश, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये इस वक्त सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की बनी हुई हैं। क्या चर्चा होगी और किस तरीके की चर्चा होगी? किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है? शरद पवार का नाम निकल कर आ रहा है कि इन दोनों लोगों को किसी भी तरीके से आप अपने पाले में लाइए।
रमेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात कि लगातार जीत, एक बड़ी जीत मिली है और जीत में कहीं ना कहीं विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया है वो सत्ता में रहने के लिए क्या रणनीति अपनाता है, वो विपक्ष में बैठेगा कि सरकार बनाएगा, इसको लेके एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजे हमारे जब जो भी सहयोगी दल हैं उनके प्रमुख लोगों के साथ बैठक होगी तो उसमें हम तय करेंगे। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने ये तय किया है कि क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे शाम को उस बैठक में। पर आप देखिए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार आ गए, चंद्रबाबू नायडू आ गए, तो उनके समर्थन से सरकार बन जाएगी। पर महत्वपूर्ण बात है कि क्या नीतीश कुमार आ रहे हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कौन शरद पवार क्या उस भूमिका को निभा पाएंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तमाम वो सवाल हैं जो विपक्ष गठबंधन इंडिया के साथ हैं, उससे वो उलझेगी। पर अगर आप वहीं भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वहां पे तय है कि ये फार्मूला है और ऐसे ऐसे काम करेंगे। और नीतीश कुमार पहले भी प्रधानमंत्री से मिल के गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि गठबंधन में क्या तय होता है। वो सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, सत्ता में आएंगे, या कि विपक्ष में बैठ के विपक्ष की भूमिका बनाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी एक बड़ी जरूरत है और उस जरूरत को ये पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर ये सरकार बनाती है कांग्रेस, तो वो उस तरह से भागीदारी नहीं कर पाएगी, उस तरह से विकास के कार्य नहीं कर पाएगी जिस तरह से अगर ये अकेले बड़ी पार्टी बन के सामने आती है। क्योंकि अभी जो 100 का आंकड़ा है वो कांग्रेस ने नहीं पार किया। कांग्रेस को पता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आपस में भिड़ंत हो सकती है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेके कांग्रेस त्याग भी करने का, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ देंगे, पर क्या उसके बाद भी सरकार चल पाएगी, क्या सरकार लंबे चल, क्योंकि 5 साल की सरकार चलानी है। इसके लिए अब ये महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष के गठबंधन की ये जो बैठक है शाम को 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर, वो उसमें क्या फैसला लेते हैं, विपक्ष की और जो बड़ी पार्टियां हैं उनका क्या कहना है, खासकर अखिलेश यादव का। क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी सीटें लाके और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आई है अकेले अपने दम पे, तो उसमें एक उत्तर प्रदेश का बड़ी भूमिका रही है। तो उसके लिए भी अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, ये सब बड़े चेहरे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि जो निर्दल सांसद जीते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो नगीना से, चाहे पप्पू यादव हो, इन सब का झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन इंडिया है, उसके तरफ है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातचीत चले कि नीतीश भी समर्थन दे दें, चंद्रबाबू नायडू भी अपना समर्थन दे दें और जो निर्दलीय जो सांसद बने हैं उनका समर्थन मिल जाए तो सरकार बन भी सकती है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। पर हमें इंतजार करना होगा 6 बजे का कि 6 बजे जब बैठक के बाद नेता बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं, क्या वो सरकार बनाना चाहते हैं कि विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाना चाहते हैं, ये इसका हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। लेकिन रमेश, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आखिरकार आप जो 25 से 30 सीटें हैं वो लाएंगे कहां से। अगर नीतीश कुमार किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, वो एनडीए के साथ ही जाते हैं, तो ये बड़ी चुनौती है। फिर तो पूरा गेम जो इंडिया गठबंधन का है वो गेम पूरा खराब हो गया। नहीं सूर्या, ऐसा नहीं है कि गेम खराब हो गया। मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष की एक मजबूत भूमिका है। सत्ता ठीक है, सत्ता का सुख है, हर कोई सत्ता की मलाई खाना चाहता है, तो सत्ता की मलाई तो हर कोई खाना चाहता है। पर आप देखिए कि अगर सरकार ये बनाते हैं और उस सरकार बनाने के बाद जिन जिन वादों को राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस के एजेंडे में दिया था, घोषणा पत्र में दिया था, उसको लागू नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं सारा जो आरोप है वो कांग्रेस पे मढ़ा जाएगा। और कांग्रेस मजबूत होकर निकली है। कांग्रेस को राहुल गांधी के जो यात्राएं की राहुल गांधी ने, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हुई, चाहे भारत न्याय यात्रा हुई, इन सब यात्राओं के बाद जो सीटें बढ़ी हैं उसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है। और अगर सरकार बनती है और वो अपने वादों पे सफल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अगले चुनाव में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कांग्रेस भी बहुत फूक पे कदम रखेगी। वो ये नहीं चाहेगी कि उसके इमेज में कहीं भी डेंट लगे, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की जीत में भी कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सिर्फ यादव जो वोट है वो उनका एक वोट बैंक है, पर इस चुनाव में आप देखिए उनको यादवों का भी वोट मिला, मुसलमानों का भी मत मिला, साथ ही साथ ओबीसी और एससी का भी मत मिला, जिसके बदौलत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई है। आप देखिए कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहेगी कि हम इससे और मजबूत होकर उभरें और अपने दम पे सरकार बनाएं। हो सकता है वो सरकार अगले 5 साल बाद बने, पर कोई भी जल्दबाजी कांग्रेस करने के मूड में नहीं है। जो कि नेताओं से बात करने से वो चीजें सामने आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे यही इशारा कर रहे थे, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, उन्हें कोई सत्ता का
सुख लेने की इच्छा नहीं है कि वो सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा पहले से तय होता तो वो कह देते कि नहीं हम सरकार बनाने जा रहे हैं हम सब, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। 6 बजे की बैठक के बाद आप देखेंगे स्थिति और स्पष्ट होगी। कोशिश होगी सरकार बनाने की, पर ये जोड़ तोड़ की राजनीति होगी और इससे कहीं भी सरकार मजबूती से नहीं चल सकती है। आप देखिए, पर मजबूती से चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास संख्या बल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रमेश, कांग्रेस के तमाम नेताओं से आपकी बातचीत होती है। इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में चर्चा किस बात पर हो रही है कि अगर सरकार नहीं बना पाए तो आगे किस तरीके से रणनीति कांग्रेस की होगी, क्योंकि तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में आगे भी बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी, खासकर वो मध्य प्रदेश जो शायद पूरी तरीके से क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर दिया कांग्रेस के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश और गुजरात की कहानी अलग है, पर जो अभी जो कहानी दिख रही है, जो हमारे सामने है, वो ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया है। कांग्रेस के नेताओं ने जमीन पर लड़ना, जिस तरह से आप देखिए कि अजय राय ने वाराणसी की सीट पे प्रधानमंत्री को चुनौती दी, कई दौर में वो आगे चलते रहे। ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी बात थी कि उन्हें एक पार्टी का एक अध्यक्ष अपना इस तरह चुनौती दे रहा है, और उसके बाद आप 4 लाख से ज्यादा मत पाते हैं अजय राय, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आपको मजबूत होती दिखाई दे रही है। आप उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कांग्रेस खत्म हो चुकी, वहां स्मृति ईरानी जैसे कद्दावर जो मंत्री रही सरकार में, उनको कांग्रेस ने हराया, और वो भी अपने पीए से, जो कि लगातार सोनिया गांधी के लिए काम करते रहे, उनके लिए वो हार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी हार है। और ये सब कारण है जिसको दिखता है कि अब कांग्रेस अगर क्योंकि सत्ता में आने के बाद आप सरकार चलाने लगेंगे, आप संगठन पे काम नहीं करेंगे, जमीन की लड़ाई है वो नहीं लड़ पाएंगे, तो अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप जो ये सफलता पाए हैं वो सफलता फिर आपकी खत्म भी हो सकती है। पर अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं जाती है और संगठन को मजबूत करती है, और आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं उसमें अपना दमखम दिखाती है, चाहे हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हो, तो वो ज्यादा असर डालेंगे। आप देखिए कि हरियाणा में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पंजाब में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो तमाम वो राज्य जहां से कांग्रेस के खत्म होने की बात की जा रही थी, वहां से कांग्रेस फिर से मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जो नेताओं से बातचीत करने पर लगा, और जो कांग्रेस का मेरा अनुभव कहता है कि अगर कांग्रेस विपक्ष में रहती है और संगठन को मजबूत करती है और देश की बातों को लेकर संसद में लड़ाई लड़ती है, आम बात करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और मजबूत होगी। अगर वो जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता की कुर्सी पाती है तो कहीं ना कहीं उसकी छीछा लेदर जो कहा जाता है सत्य, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन है, इस गठबंधन में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अगर कांग्रेस कह भी दे कि नहीं हमारा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, संजय राउत ने बल्कि कहा भी, आज संजय राउत ने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारा समर्थन है, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का समर्थन है। पर क्या वो समर्थन और आगे चल पाएगा? क्या अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन रक्षा बनेगा, कौन कृषि मंत्री बनेगा, इन सब चीजों को लेकर लड़ाइयां होंगी। शरद पवार जैसा कद्दावर नेता है, ऐसे कद्दावर नेता के रहते हुए कोई कैसे अपने को खुद प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकता है? तो तमाम चीजें होंगे। नीतीश कुमार हैं, आप देखिए कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और अब तो महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी भी बन चुकी होगी, जब जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में एक बड़े तरीके से बहुत आगे उसके साथ निकल जाना, एक रणनीति के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, तो समाजवादी पार्टी भी अब कुछ बेहतर सोचेगी अपने लिए अगर इस तरह की तस्वीर बनती है तो। बिल्कुल, समाजवादी बेहतर कोई बड़ा घटक दल है। आप देखिए गठबंधन में जो बड़े घटक हैं उसमें समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी जरूर चाहेगी कि उसे बढ़िया पोर्टफोलियो मिले। और हर पार्टी, छोटे पार्टी, अगर नीतीश कुमार भी आते हैं तो वो भी चाहेंगे कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब कितने उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, कितने प्रधानमंत्री में बहुत लड़ाई है, बहुत आसान नहीं है इंडिया के गठबंधन को सरकार बनाना। पर राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए हर चीज संभव है राजनीति में, कुछ भी असंभव नहीं है। तो किसी भी बात से नकारा नहीं जा सकता है। अगर ये 6 बजे की बैठक में तय हो जाता है कि हम सरकार बनाएंगे तो उसके लिए जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी। शरद पवार बात करेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, सोनिया गांधी बात कर सकती हैं, सोनिया गांधी के नीतीश कुमार से अच्छे संबंध है, चंद्रबाबू नायडू से अच्छे संबंध है और बहुत दिनों से उनका साथ रहा है। तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपनी बातें चलाएंगे, पर कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो सरकार बनाए। कांग्रेस की यही इच्छा होगी कि वो 5 साल विपक्ष में मजबूती से रहे, जमीनी स्तर पे काम करे, संगठन को मजबूत करे, और अगले चुनाव में आप पूरी जीत के साथ सरकार बनाए। बिल्कुल, कांग्रेस जिस तरीके से आगे की रणनीति बना रही है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर कांटे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है रमेश, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, लोगों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि इंडिया गठबंधन इतने करीब आए। एग्जिट पोल आपके पूरे तरीके से धराशायी है, तमाम तरह की
तरह की अटकलें चाहे बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही हो या कांग्रेस की तरफ से, ये वाकई में बहुत अलग तरीके के नतीजे तो हैं भारतीय राजनीति के लिहाज से। देखिए, राजनीति में हमेशा नतीजे जनता चौंकाने वाले देती है और ये जनता की जीत है। जनता नहीं चाहती है कि आप किसी भी तरह से, जिस तरह से बात कही जा रही थी विपक्ष के गठबंधन की तरह, आप देखिए कि अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हाथ जाती है, जहां की इतना भव्य मंदिर बना, इतना बड़ा आयोजन किया गया और पूरे विश्व में लोगों ने उसको देखा और करोड़ों लोगों ने अब तक दर्शन किए। वहां की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। वहां के जो उस समय के सांसद थे वो लगातार हम संविधान बदल देंगे, हम 400 से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें जनता में कहीं ना कहीं असर करती हैं और उसी का असर है कि आप देखिए अयोध्या की सीट हार जाते हैं और उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारते हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक नया आवाज उठी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से 40 सीट पा गई होती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दूसरी रहती है। और आपने कल प्रधानमंत्री को सुना तो उनका जो तेवर था और जो आवाज था उसमें वो जोश खोश नहीं दिखाई दे रहा था जो 2019 के था, क्योंकि जो 2019 में भी इसी तरह का रोड शो हुआ था। तो सरकार जरूर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, पर जो वो दमखम था जो 2019 के चुनाव में आपने देखा, वो दमखम अब नहीं दिखाई देगा। चलिए, फिलहाल आपका शुक्रिया रमेश, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।